हेलो वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो वेव प्रोपिगेशंस। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फोर्थ सेम है उसमें सब्जेक्ट है EIM, कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है रेडियो वेव प्रोपिगेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, रेडियो वेव प्रोपिगेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो वेव्स, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपिगेशंस, ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन, स्काई वेव प्रोपिगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपिगेशंस। तो ये इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। अब हम पहले कवर करते हैं कि रेडियो वेव होती क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज रेडियो वेव। रेडियो वेव मीन्स EM वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें क्या होता है कि E वेव और M वेव मीन इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं। और ख़ास बात क्या होती है कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरा कौन, मीन्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक वेक्टर के, और मैग्नेटिक वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन प्रोपिगेशंस के। डायरेक्शन प्रोपिगेशन मीन्स गामा, ठीक है। मीन्स अगर ये आपका ये जो डायरेक्शन है वाई, अगर वाई डायरेक्शन में आपका ये मैग्नेटिक वेक्टर है, तो जो ई वेक्टर होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, और जो डायरेक्शन प्रोपिगेशन है वो आपकी जेड डायरेक्शन में होगी। तो ये वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, और इसको हम बोलते हैं EM वेव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव। और रेडियो वेव जो ट्रेवल करती है वो के लाइट की वेलोसिटी की स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है ना। तो रेडियो वेव जो टर्म है आपका, वो कहाँ से आया है, इसके बारे में एक बार बात करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे कि रेडियो वेव इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेक्टर्स इसके अंदर होते हैं, और दोनों फील्ड आर रेक्टेंगल्स। तो ये होता है आपका रेडियो वेव। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेडियो वेव प्रोपिगेशन। रेडियो वेव प्रोपिगेशन का मतलब होता है कि रेडियो वेव कैसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना। मीन्स आउट ऑफ एंटीना, किसी भी एंटीना से जो एंटीना रेडिएट कर रहा है वेव को, वो कैसे ट्रेवल कर रही हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस वेव डिटरमाइंड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है ना। तो ये एक्चुअट उसकी नेचर की किस वेव से ट्रेवल करेगी, ये डिपेंड करता है उसका ट्रांसमिशन मीडियम, किस मीडियम से वो ट्रेवल करती है। फ्री स्पेस में ऑलवेज दिस वेव्स, ये जो वेव होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और एटमोसफेयर में ये इन कर्व्ड पाथ को फॉलो करती हैं। तो ये है कि रेडियो वेव का कि रेडियो वेव कैसे ट्रेवल कर रही हैं किस मीडियम में। तो ये होता है रेडियो वेव प्रोपिगेशंस। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो वेव्स के बारे में। ठीक है ना। मीन्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज ये रेडियो वेव्स कैसे डिवाइड की गई हैं। तो एक होती है वेव्स एक्स्ट्रा, मीन्स एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF, ये हमेशा लेस देन 3 किलोहर्ट्ज, और जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर देन 100 किलोमीटर्स की होती है। दूसरा होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, दिस इज जिनकी रेंज होती है 3 to 30 किलोहर्ट्ज, इट्स 30 किलोहर्ट्ज है ना। यहाँ पर ये छुटा हुआ है, ये 3 to 30 किलोहर्ट्ज है। और जो वेवलेंथ होगी ये होगी 110 to 100 किलोमीटर। ठीक है। इसको वेवलेंथ को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये आप याद रख लो, क्योंकि जो लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा इक्वल टू C/F है ना। F इज़ द रेंज, अगर आपको रेंज पता है, और C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ को। तो ठीक है, वेवलेंथ रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसके बस फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखिए। ठीक है। तो दूसरा, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 30 to 300 किलो हर्ट्स। मीडियम फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो होती है 300 किलो हर्ट्स टू 3 मेगा हर्ट्स तक। और जो हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और जो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो वेव। अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपेगेशन में, प्रोपेगेशन के कौन कौन से मोड होते हैं, और उसमें क्या उसकी रेंज होती है, और क्या उनकी एप्लीकेशन में वो काम आता है। पहले बात करते हैं ग्राउंड वेव्स की। ठीक है, ग्राउंड इसे होते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है ना। एक तरह से
जो प्रोपिगेशन है 3 टाइप्स का होता है, ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन, स्पेस वेव प्रोपिगेशन एंड स्काई वेव प्रोपिगेशन। तो जो ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन होता है वो होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज का, और जो इसकी एप्लीकेशन होती है सबमेरीन कम्युनिकेशन में होती है, AM FM एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में होती है। और जो स्पेस एंड लाइन ऑफ साइट प्रोपिगेशन भी इसको बोलते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज की रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका प्रोपिगेशन होता है वो स्पेस में प्रोपिगेशन होता है। और जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। और थर्ड होता है आपका स्काई प्रोपिगेशंस। स्काई वेव प्रोपिगेशन जो होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज तक लेकर 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेंज होती है उसकी, उसमें जो प्रोपिगेशन वेव का जो प्रोपिगेशन होता है उसका भी प्रोपिगेशन के थ्रू होता है। और जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो आपके माइक्रोवेव लिंक और रेडार कम्युनिकेशन में इसकी एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। व्हाट इज ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन होता है, मीन्स वो प्रोपिगेशन जिसमें जो वेव होती है वो जस्ट ग्राउंड से लगते हुए ट्रेवल करती है। सपोज ये ग्राउंड है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो जो वेव इसको जस्ट ग्राउंड से टच करते चलती है, ग्राउंड के जस्ट पास पास होकर चलती है, इस वेव को हम बोलते हैं ग्राउंड वेव। और जो इसका प्रोपिगेशन होता है ये कहलाता है ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन, ठीक है। और ये ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन में जो वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट की जाती है, और इसका इसका रेडिएशन होता है वो पृथ्वी के सतह के साथ 0 डिग्री या उससे कम होता है, ठीक है। और जो ग्राउंड वेव होती है, ये ग्राउंड वेव हमेशा जो अर्थ की कंडक्टिविटी लेयर होती है उसके अकॉर्डिंग चलती है। और इसका जो प्रोपिगेशन से प्रोसेस होता है वो झुकाव, इसका थोड़ा सा इसके कारण जो झुकाव होता है अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग, ये इसमें इसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है और जो रिसीविंग एंटीना है, ठीक है, जो ट्रांसमिटिंग या रिसीविंग एंटीना है वो एक दूसरे को दिखने चाहिए, मीन्स एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपिगेशन इस तरह से उसका होता है तो एक दूसरे को दिखने चाहिए तभी इसमें कम्युनिकेशन होता है। ग्राउंड वेव प्रोपिगेशंस में जो ये एंटीना है, ट्रांसमीटर या रिसीवर एंटीना होते हैं, अगर इन दोनों की डिस्टेंस बीच में डी है, ठीक है, और इस एंटीना जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसकी हाइट एच टी है, और जो रिसीविंग एंटीना है इसकी हाइट एच आर है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो दी जाती है इस फार्मूले से, E इक्वल टू 1 2 0 पाई, इट इज 0 पाई एच टी इंटू एच आर इंटू आई एस इज एंटीना करंट, ठीक है, अपॉन पाई एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ये ग्राउंड वेव प्रोपिगेशंस में एक दूसरे के एंटीना के रिस्पेक्ट में जो फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट होती है वो ये इस फार्मूला से दी जाती है, 120 पाई एच टी एच आर आई एस अपॉन पाई डी। तो ये था हमारा इस ग्राउंड वेव प्रोपिगेशंस। ये है आपका नेक्स्ट स्पेस वेव प्रोपिगेशंस। स्पेस वेव प्रोपिगेशन होता है आपका स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड अर्थ है, ये आपका ट्रांसमीटर एंटीना है, ये आपका रिसीवर एंटीना है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमने अभी ग्राउंड वेव में बोला था उसमें जरूरी नहीं है कि आपका ट्रांसमीटर एंटीना रिसीवर एंटीना में देखिए, लेकिन जो स्पेस वेव प्रोपिगेशन होता है इसमें ट्रांसमीटर एंटीना रिसीवर एंटीना को देखना चाहिए, तभी ये स्ट्रेट लाइन का प्रोपिगेशंस पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जब तक इसको सही से दिखेगा नहीं तब तक इसका लाइन ऑफ साइट सही से बनेगा नहीं, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट अर्थात इसका मतलब होता है रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग एंटीना, ठीक है। और इसको जितना भी इसकी हाइट होगी ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना की, उतनी ही इस वेव प्रोपिगेशंस में एंटीना जो रेंज होती है कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ती है, ठीक है। और इस स्पेस वेव प्रोपिगेशंस में जो आपका रेडियो हॉरिजन होता है वो इस फार्मूले से दिया जाता है कि जो रेडियो हॉरिजन होता है वो होता है डी टी, रेडियो हॉरिजन डी टी इक्वल टू 4 अंडर रूट एच टी, ठीक है ना, 4 अंडर रूट एच टी। एच टी इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड एच टी इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये था। और स्पेस इसमें क्या होता है कि जो स्पेस पे प्रोपिगेशन होता है इसमें जो
लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज जो पहाड़ ऊंची इमारतें इसमें बाधा उत्पन्न करती हैं, और अगर बीच में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ये लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से ये स्पेस वे प्रोपेगेशन मल्टी रिफ्लेक्शन, घोस्टिंग और शील्डिंग की समस्या इसमें उत्पन्न होती है। तो ठीक है, ये था आपका आपका ये था स्पेस वे प्रोपेगेशंस। नेक्स्ट है हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंटीना, ट्रांसमीटर एंटीना वेव को जस्ट ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये क्या होगा कि फिर आयनाइज्ड लेयर से, एटमॉस्फेयर की जो आयनाइज्ड लेयर है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक टू अर्थ ये वेव आती है और वापस रिसीविंग एंटीना को मिलती है। इस तरह से इसमें क्या होता है, स्काई वेव ट्रेवल करती है, और इसको बोलते हैं स्काई वेव प्रोपिगेशन। मीन्स स्काई वेव को ओपन करने के लिए, ट्रेवल कराने के लिए, जो स्काई वेव आइनोस्फेयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, आइनोस्फेयर लेयर, उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। और इसी की वजह से ही स्काई वेव प्रोपिगेशन पॉसिबल हो पाता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर वेव भी इसको हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम आयनोस्फेयर को देख लेते हैं, आयनोस्फेयर लेयर में क्या होता है। आयनोस्फेयर जो लेयर होती है दिन के टाइम पे डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड होती है, जैसे कि इसको डी लेयर बोलते हैं। डी लेयर की जो रेंज होती है वो होती है अप्रोक्स ग्राउंड से लेकर लगभग 80 किलोमीटर की रेंज से स्टार्ट होती है, और 80 किलोमीटर की रेंज से स्टार्ट होगी, इसमें 50 to 90 किलोमीटर की रेंज में होती है, उसको डी लेयर होती है। उसके बाद ई लेयर होती है आपकी, ये वाली ई लेयर जो दिख रही है ये होती है 90 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ रहती है। उसके बाद आपकी F1 लेयर होती है और F2 लेयर होती है। F1 लेयर आपकी जो होती है वो 140 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज में लेयर होती है, और जो आपकी F2 लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ये आपकी 250 किलोमीटर से बियॉन्ड जो लेयर होती है आपकी F2 लेयर होती है, एनोस्फेयर की लेयर। और ये डे टाइम में ही आपकी लेयर्स एक्टिव रहती हैं। नाइट में जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एफ लेयर, मीन्स जो F1 F2 लेयर है सिर्फ यही लेयर एक्टिव रहती हैं, बाकी लेयर्स आपकी एक्टिव नहीं रहती हैं। तो ये है आपका आयोनोस्फेयर लेयर्स। ये अब सेपरेटली क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लें कि डी लेयर क्या होती है, ई लेयर क्या होती है, कितनी रेंज में होती है, इसका डायग्राम भी अच्छे से आप रट लेंगे, ताकि आपका ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो आयोनोस्फेयर लेयर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो सेपरेटली एग्जाम में कई बार पूछी गई है। पहले हम पढ़ते हैं आपकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है आयनोस्फेयर की, जो सॉरी इसकी स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव की, सॉरी या स्काई वेव की, जो आपकी आयनोस्फेयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रही हो, ठीक है। मींस क्रिटिकल लेयर इज द मैक्सिमम लेयर या हाईएस्ट, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट रिटर्न टू द अर्थ बाय द लेयर हैव बीन बीम्ड नॉर्मली बाय इट, है ना। मींस किसी भी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपका एनोस्फीयर से वापस आ जा रही है, उसके मीन्स ये वो फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद जैसे ही आगे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी वापस नहीं आएगी, वो डायरेक्ट आयनोस्फीयर में, आयनोस्फीयर को पार करके निकल जाएगी, ठीक है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ बाय द आयनोस्फीयर, ठीक है। ये दिया जाता है, ये जो फार्मूला होता है ये दी जाती है आपकी FC इज इक्वल टू √81 एन मैक्स, ठीक है। एन मैक्स इज द आयोनिक डेंसिटी, ठीक है। ये होता है आपका, या फिर अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे, इसको हम बोल देंगे 9 √n मैक्स, ठीक है, 9 √n मैक्स। तो ये आपकी हो जाएगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या हुई? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट रिफ्लेक्ट रिटर्न टू द अर्थ बाय द लेयर हैव बीन बीम्ड बाय नॉर्मली बाय इट, है ना। मीन्स वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो वापस आ जा रही है वर्टिकली ट्रांसमिट होकर, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, maximum usual frequency is defined as the highest frequency at which it is reflected by the atmosphere layer at the angle of incidence other than the normal incidence, ठीक है। मीन्स ये आपकी मीन्स कि जैसे कि हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब एक पॉइंट से वापस
इसको रेडिएट किया और वापस ये आ गई, ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर हमें एफसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हमको रेडिएट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक इंसिडेंट मीन्स एक एंगल पर इसको रेडिएट करेंगे, ठीक है, एक एंगल पर रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है कि किस मैक्सिमम एंगल पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए एटमॉस्फेयर से, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। और इसको जो फार्मूला है वो दिया जाता है एफ सी एफ एम एम यू एफ इक्वल टू एफ सी सेक थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा मीन्स ये थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एफ सी द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। वो किस जब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इससे आगे फ्रीक्वेंसी का अगर आपको मतलब आयोनोस्फीयर में भेजनी है तो वो ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है जो मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल पर किसी भी एंगल पर ट्रेवल करके जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वापस आ जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारा मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे स्किप डिस्टेंस। स्किप डिस्टेंस, ये स्किप दूरी क्या होती है? स्किप दूरी में क्या होता है कि ये वो मिनिमम दूरी है किसी भी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जिस पर ये पॉसिबल ये रिफ्लेक्ट होकर वापस वेव आ जाती है, रिफ्लेक्शन, ये मीन्स ये ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाए, ठीक है। मीन्स जैसे हमने अभी मैक्सिमम विजुअल फ्रीक्वेंसी पढ़ा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पढ़ा, तो एक एंगल पर ये ट्रेवल हमने वेव करी और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं आई है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा एंगल आएगा कि वो रिफ्लेक्ट होकर जस्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे हमने अलग अलग एंगल्स पे इसको ट्रेवल में फोटो में दिखा रखा है कि अलग अलग एंगल पे हमने एंगल वेव को इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट होकर ये अलग अलग पॉइंट्स पर आ रही है, ठीक है। तो दैट इज द मिनिमम पॉइंट, मीन्स मिनिमम पॉइंट जहाँ पर ये वेव रिफ्लेक्ट होकर आ जाए, ठीक है। मीन्स ट्रांसमीटर रिसीवर की ये मिनिमम दूरी जो होती है ये कहलाती है आपकी स्किप डिस्टेंस, ये कहलाती है आपकी स्किप डिस्टेंस। और ये दी जाती है आपकी डी स्किप इक्वल टू 2h, एच इज द हाइट ऑफ, एच इज द जो लेयर होती है उसकी हाइट अंडर रूट एम एफ एम यू एफ स्क्वायर अपॉन एफ सी स्क्वायर माइनस वन, एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी अपॉन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के रेशियो का स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट इंटू 2h। तो ये होती है डी स्किप मीन्स स्किप डिस्टेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्चुअल हाइट। व्हाट इज़ वर्चुअल हाइट, ठीक है। देखो जैसे किसी भी ट्रांसमिशन में अगर ये ट्रांसमीटर है ये रिफ्लेक्ट हो गया ना फिर से वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये जो जो डिस्टेंस होती है ये जो जिस वेव से वापस होके आ जाती है ये एक एक्चुअल डिस्टेंस होती है ग्राउंड से, एक्चुअल हाइट होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वर्चुअली ये वेव अगर हम इसको रिफ्लेक्ट ना होके अगर ये वापस चली जाए तो एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी, एक पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस होगा एक रिफ्लेक्टिंग और डायरेक्ट जो ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग वेव का। तो इस पॉइंट पर जो हाइट होगी किसी ग्राउंड से ये कहलाएगी आपकी वर्चुअल हाइट। ये जो हाइट है ये होगी आपकी वर्चुअल हाइट, ठीक है। इनसे वेव यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे तो ये जिस पॉइंट पर क्रॉस होगी तो ये जो हाइट होगी ये होगी आपकी वर्चुअल हाइट, ठीक है। और इसको दिया जाता है एच वर्चुअल इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू। टी इज द टाइम टेकन, जो जिस टाइम मीन्स ये ट्रांसमीटर से रिफ्लेक्ट हो ट्रांसमिट होकर वापस रिसीवर पर पहुंची है उसमें लगा टाइम। और सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव अपॉन टू। तो दिस इज एच बी मीन्स वर्चुअल हाइट इक्वल टू सी टी बाई टू। एक नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं फेडिंग। व्हाट इज फेडिंग? एक्चुअली क्या होता है कि जब एक ही ट्रांसमीटर से दो वेव एक ही ट्रांसमीटर से जब रिफ्लेक्ट हो डायरेक्ट रेडिएट होकर आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती हैं तो वो अलग अलग पाथ चलती हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग पाथ चलकर जब आएंगे तो ये इन दोनों में जो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना, तो इस सिग्नल की स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो इस इन दोनों वेव में जो इंटरफेरेंस होगा उससे जो इनमें दोनों में फ्लक्चुएशन आएगा उसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो फ्लक्चुएट होगी उसको हम बोलते हैं फेडिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेडिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रेडियो वेव क्या होती है, रेडियो वेव प्रोपिगेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये टॉपिक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।